ठीक हो गया। अब हमने इसमें क्या देखना है, एक्यूट हेपेटाइटिस कब होता है, क्रोनिक कब होता है, ठीक है। और रिकवरी फेज कब होती है, वैक्सीनेशन वाली फेज कौन सी है, ठीक है। और फॉल्स पॉजिटिव वाली कौन सी आ रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्टिव, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। जब हमारे पास एक्यूट हेपेटाइटिस होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है, HBsAg, ठीक है। जो एंटीजन है HBsAg वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी एंटीबॉडीज नहीं बनी, ठीक है। अभी क्या है, एक्यूट फेज चल रही है और उसके अंदर IgM पॉजिटिव आ रही है, एंटी HBC, ठीक है। और EAG जो है ये रिएक्टिविटी को शो करती है, ठीक है। ये रिएक्टिव होता है कि कितना ज्यादा वायरल लोड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये क्रोनिसिटी वो एक्यूटनेस को शो कर रहा है IgM, और E जो है वो इसकी रिएक्टिविटी को शो कर रहा है। H बता रहा है कि रिएक्शन है, ठीक है। H बता रहा है, HBsAg बता रहा है कि जो ये इन्फेक्शन है वो अभी है बॉडी में, ठीक है। कि जो है बी का इन्फेक्शन है वो है, ये सरफेस एंटीजन होती है। जाहिर है अगर हैप बी के सेल्स आएंगे, अगर हैप बी पॉजिटिव होगा तो सरफेस एंटीजन मिलेगी ना। तो इन्फेक्शन अगर है तो सरफेस एंटीजन है। एक बार जो एंटी HBC होती है ये IgM IgG को शो करती है, जब ये पॉजिटिव होती है तो उससे आपको एक्यूट है क्रॉनिक है ये पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि HBeAg पॉजिटिव तब होता है जब ये रिएक्टिविटी ऑफ सेल्स को बताता है, ठीक है। कि अभी सेल्स इसमें बढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये एक्यूट फेज होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रॉनिक फेज। क्रॉनिक फेज में यही सब होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस के IgG पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉनिक फेज में हमारे पास क्या होगा, IgG जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इतनी समझ आ गई एक्यूट और क्रॉनिक की, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक की ये बात होगी। फिर उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है रिकवरी फेज, ठीक है। जो रिकवरी फेज है इसके अंदर क्या होता है, दो किस्म की रिकवरी है। एक है कि ये खुद रिकवर हो गया है प्रीवियस इन्फेक्शन से, ठीक है। दूसरा वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी डेवलप हुई है, ये दोनों इम्यूनिटी की फेजेस हैं, ठीक है। इम्यूनिटी एक, ये इम्यूनिटी दो। तो इम्यून विद द प्रीवियस इन्फेक्शन और इम्यून विद द वैक्सीनेशन, इसके अंदर जो प्रीवियस इन्फेक्शन है उसमें क्या होगा कि जाहिर है हमारे पास जब इन्फेक्शन में माइक ऑफ, अब क्या होता है कि अगर मैं ये बात करूं कि रिकवरी हुई है फ्रॉम द प्रीवियस इन्फेक्शन, इम्यूनिटी इटसेल्फ बिल्ड हुई थी, तो उसमें क्या होगा कि एंटीजेंस तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गए हुए, ठीक हो गया। उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गए हैं और IgG शो होगा, और प्लस माइनस में ये anti-HBe शो हो सकता है कि आप रिएक्टिविटी नहीं है, ठीक है। रिएक्टिविटी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बन गए हुए, ठीक है। तो जब हमारे पास फ्रॉम द प्रीवियस इन्फेक्शन रिकवरी आएगी तो उसमें क्या है कि एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं, IgG शो हो रहे हैं, और रिएक्टिविटी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बन गई हैं, ठीक हो गया। अब वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं कि वैक्सीनेशन के थ्रू हुई है, तो वैक्सीनेशन में तो ये होता है बाज़ दफा कि आपको इन्फेक्शन नहीं भी हुआ होता तो हमने क्या किया होता है, हमने वैक्सीनेट किया होता है पेशेंट को। जैसे कि आप सब भी जो है वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हम किसी नई जगह पे काम करने जाते हैं तो वो हमें कहते हैं बाज़ दफा कि आप वैक्सीनेशन करवा लें, ठीक है। या अगर कोई मतलब कि आउटब्रेक आ जाए किसी डिजीज की तो उसमें हमें कह रहे होते हैं वैक्सीनेट कर लें। जैसे कोरोना में हम सब ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन, हमें नहीं था लेकिन हमने करवाया। उसी सूरत हाल में ये भी वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी है।
उसमें क्या हुआ कि प्रीवियस तो कोई इन्फेक्शन नहीं था, ना एंटीजन से, ना आईजीजी वगैरह से, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने वैक्सीनेट किया तो सिर्फ हमने एंटीबॉडीज दे दी, ठीक है। तो उन एंटीबॉडीज की वजह से हमने उसको वैक्सीनेट कर दिया, और ताकि जो है वो एंटीजन अगर आए भी तो ये एंटीबॉडीज उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेके कंट्रोल कर लें। ठीक हो क्या? यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। यहाँ तक समझ आ गया सबको? जब जवाब नहीं आता ना, मुझे ऐसा लगता है मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो फिर बताओ, ये मैं स्लाइड अब हटाने लगी हूँ। अब आपसे सवाल करती हूँ, मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं, क्योंकि इसके बहुत एमसीक्यूज आने हैं। और ये एमसीक्यूज जब आने हैं ना, तो आप लोगों ने कहना है कि ये वाला क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। अच्छा चलो, बताओ। अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है एक्यूट इन्फेक्शन का, तो उसमें क्या क्या पॉजिटिव होगा? डॉक्टर आप है, एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास एंटी कैसे पॉजिटिव होने लग गया? एंटीबॉडीज कैसे? अभी तो एंटीजन्स की बात करें डॉक्टर हाजरा। एक्यूट इन्फेक्शन में एंटीजन्स पॉजिटिव होंगे। दोबारा से देख लें प्लीज, ये बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि इसकी बहुत एमसीक्यूज आते हैं। अगेन, वेरी गुड, ठीक है। जिन्होंने एंटीजन्स का बताया, वेरी गुड टू देम, ठीक है। अच्छा, एंटीजन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं एक्यूट के अंदर, ठीक है। ये याद रखना है। एंटी एचबीसी होती है सर, वो तो आईजीएम आईजीजी है, उसका छोड़ दो। वो आईजीएम आईजीजी है, एंटी एचबीसी, तो बस वही है। लेकिन ये जो है वो यह याद रखने हैं कि एक्यूट इन्फेक्शन में हमारे पास ये एंटीजेंस पॉजिटिव होता है। एंटीबॉडीज हमारे पास जो है वो तब आएंगी जब हमारे पास रिकवरी फ्रॉम द प्रीवियस इन्फेक्शन आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये एंटीबॉडीज, या हमने वैक्सीनेशन दी है तो सिर्फ एंटी एच बी एस आएगी, ठीक है। ठीक है, ओके, ये चीज याद रखनी है। आखिरी रह जाता है इसके अंदर विंडो स्टेज। विंडो स्टेज के अंदर आपके पास सारा कुछ नेगेटिव होता है, सिर्फ एंटी एच बी सी आई जी एम पॉजिटिव आ रहा होता है, ठीक है। तो वैक्सीन, वैक्सीन वाला रिपीट कर दूं। अब आपके पास इम्यूनिटी दो टाइप है। एक जो प्रीवियस आपने जो इन्फेक्शन हुआ है उससे बॉडी ने लड़ लड़ के इम्यूनिटी बना ली, एक वो दूसरा एंटी, बोलिए तो जरा शोर कम होने। अच्छा, तो ये जो है, एक तो है कि रिकवरी फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी प्रीवियसली होगी, और वैक्सीनेशन में हमने सिर्फ वैक्सीनेट करना है। उसमें पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड नहीं था, हमने उसको प्री वैक्सीनेट कर दिया है। और उस सूरत हाल में सिर्फ एंटी एच बी एस बाहर से दी है, ठीक है। कि अगर एंटीजन आ भी जाए, ये एच बी एस एंटीजन आ भी जाए, तो उसके खिलाफ एंटी एच बी एस पड़ी हुई हो, ताकि वहीं पे ही बात खत्म हो जाए, ठीक है। आखिरी है हमारे पास विंडो।
विंडो के अंदर ये होता है कि सिर्फ हमारे पास एंटी एचबीसी आईजीएम पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो विंडो में सिर्फ वो होता है, विंडो फेज वही होती है जिसमें ना रिएक्टिविटी रहती है तो ना पीछे कोई बात रहती है, ठीक है। तो विंडो फेज के अंदर आपको कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ आईजीएम शो होगा। कि इसका ये मतलब है कि इन्फेक्शन अभी हुआ था, लेकिन ये वो वाली स्टेज है जिसके अंदर उसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हुई पड़ी है, वो अपनी सरफेस एंटीजन को भी नहीं शो कर रहा और अपनी रिएक्टिविटी भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये विंडो फेज वो वाली फेज है। और उस दौरान सिर्फ आईजीएम ये शो कर रही होगी कि हाँ एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। आईजीएम एक्यूट इन्फेक्शन के लिए होती है, तो आईजीएम ये जरूर शो कर रही होगी कि एक्यूट इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन और कुछ भी शो नहीं करेगी, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है, एंटी एचबीसी। एंटी एचबीसी जो आईजीएम आईजीजी वाली नहीं है, एंटी एचबीसी वो, ठीक है। आईजीएम पॉजिटिव एंटी एचबीसी। ओके, इसके बाद है हमारे पास विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपके आते हैं कि विल्सन डिजीज में आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा कराते हैं। विल्सन डिजीज में कॉपर अकोमुलेट हो जाता है और इसके अंदर आप 24 और यूरिनरी कॉपर कराते हैं ग्रेटर देन सीरम सेरालोप्लाज्मिन। सीरम जो सेरालोप्लाज्मिन होते हैं ना, कॉपर उसके साथ जाके जुड़ जाता है, कुछ कुछ हिस्सा उसका जुड़ जाता है, बाकी कॉपर क्योंकि सीरम सेरालोप्लाज्मिन फिर खत्म हो जाते हैं तो कॉपर एक्सेस इन द बॉडी हो जाता है, ठीक है। इसके पीछे ये सारा सारी होता है फिनोमिना। तो जब कॉपर एक्सेस इन द बॉडी होता है तो 24 और जब यूरिनरी कॉपर आप कराते हैं, एक तो वो रह जाता है, दूसरा सीरम सेरालोप्लाज्मिन के लेवल हम देखते हैं जो कि कम आते हैं, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है। और कॉपर जो है वो लीवर में भी ज्यादा हो जाता है। फिर इसकी जगह तीन जगह ये ज्यादातर रिजाइड करता है, एक लीवर में, एक ये जो है वो आईज में, इसका केशर फ्लेशर रिंग का एमसीक्यूज आता है, ठीक है। और जो तीसरी बात है वो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जो कि न्यूरोल सीएनएस के अंदर इसकी अकोमोलेशन आ जाती है, ठीक है। ठीक है, तो यही एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। और बेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड आपने करना है वो लीवर बायोप्सी लेनी है, क्योंकि कॉपर जो है वो लीवर में अकोमोलेट करता है। तो इसमें क्रोमोसोम 13 एमसीक्यूज में आता है, केशर फ्लेशर रिंग्स आता है, 24 और यूरिनरी कॉपर आता है, सीरम सेरोप्लाज्मिन उसके दूसरे नंबर पे वो डायग्नोस्टिक होता है। और बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड का बात का पूछते हैं, दैट इज लीवर बायोप्सी, ठीक है। इसके अलावा जो हीम क्रोमेटोसिस है, हीम क्रोमेटोसिस में जब आप ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आयरन ओवरलोड हो जाता है। तो किस हीम क्रोमेटोसिस किस ट्रांसफ्यूजन में होती है, कॉन्टिन्यूस में, रिपीटेड में या मैसिव में? रिपीटेड। नहीं, ये देख के मुझे बताना है। हीमाटोलॉजी में हम कर चुके हैं, ग्रुप में सेंड करना है, डॉक्टर आजरा आप नहीं सेंड करना। कॉन्टिन्यूस में होती है, वेरी गुड, कॉन्टिन्यूस में, लेकिन ये सेंड करना है, ठीक है। मल्टीपल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस को तो मैंने बहुत अच्छे से बोला था, हीम क्रोमेटोसिस की चीज है, कॉन्टिन्यूस याद रखना है, ठीक है, ये मुझे याद है। तो इसके अंदर आपने ये याद रखना है, वो जो डबल ए की पिक्चर है बेशक वो भेज दो हिमाटोलॉजी से, या खुद लिख के टाइप करके भेज दो, ठीक है। तो, अच्छा, तो क्या है हमारे पास आयरन ओवरलोड की वजह से हमारे पास हीमोक्रोमेटोसिस हो जाती है। हीमोक्रोमेटोसिस क्रोमोसोम 6 के साथ ये बहुत काम आता है, स्किन पिगमेंटेशन वगैरह आएगी इसमें, अगर आएगी तो ब्रॉन्ज डायबिटीज से कहते हैं। पेशेंट की जो स्किन होती है ना वो डार्क पिगमेंटेड सी हो जाती है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज स्किन भी बाजू का कहते हैं, या ब्रॉन्ज डायबिटीज इसको कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यू यही आएगा कि कॉन्टिन्यूस ट्रांसफ्यूजन दी है तो हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप हो गया, या आयरन ओवरलोड हो गया तो हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, ठीक है। या आयरन ओवरलोड है और स्किन पिगमेंटेड बॉडी है पेशेंट की, तो उसके अंदर हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, ठीक है। अच्छा, जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपका
पी एन का जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अल्सरेटिव के साथ जितनी भी डिजीजेस आएंगी ना, उसके अंदर पी एन का पॉजिटिव होगा। जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होती है, इसके अंदर जो है वो एक हमारे पास आता है कि जॉन्डस भी आता है पेशेंट को, साथ में इचिंग वगैरह भी आ रही होती है, ठीक है। रफी में ये एक टेबल है, बहुत अच्छा गिवन है, वहां पे आपको मिल जाएगा इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ज्यादातर एमसीक्यूज में ना प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का पूछते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जॉन्डिस है, इचीनेस है पेशेंट को, ठीक है। उनमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है, आईजीएम रेज होता है उनमें। और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है, ये भी एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी एंटीबॉडीज बॉडीज को बोलते हैं कि वो पॉजिटिव है, और उसके साथ जॉन्डिस है, और उसके साथ पेशेंट को इचिंग वगैरह हो रही है, तो इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पेंक्रियाटाइटिस है। पेंक्रियाटाइटिस के अंदर हमारे पास आती है कौन सी नेक्रोसिस? पेंक्रियाज में कौन सी नेक्रोसिस आती है? फैट। कौन सी टाइप ऑफ फैट नेक्रोसिस? एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, ठीक है। एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस आती है, सीरम लाइपेज ज्यादा स्पेसिफिक होता है इसमें, हम सीरम अमाइलेज से। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट। वेरी गुड, ठीक है। फैट। और इसमें एमसीक्यू तो ज्यादा नहीं आता है, इतना तो सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, CA 19 9 का मार्कर आता है पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है। एक ये एमसीक्यू आता है। और दूसरा जो है वो फॉरवियर साइन होता है, जिसके अंदर हमारे पास पेल्पेबल गॉल ब्लैडर नहीं होता, ठीक है। स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, लेकिन पेल्पेबल गॉल ब्लैडर नहीं होता। वो कॉर्वियल साइन होता है, जिसके अंदर नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर आता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और पेल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर आ रहा होता है, ठीक है। नॉन टेंडर आता है, सॉरी, पेल्पेबल होता है लेकिन नॉन टेंडर, ठीक है। और वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से होता है। और पेंक्रियाज के अंदर सेल्स का पूछते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा का, ठीक है। और बाकी जो फिजियो में हमने एमसीक्यूज पढ़े हैं पेंक्रियाज में, वही आते हैं। फेस के अंदर हमें फिर जो है वो सीरस मिल जाएंगे, म्यूकस सेल नहीं मिलेंगे, म्यूकस सेल। और पेंक्रियाज के एंजाइम्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर पेंक्रियाज में? और कल अभी हमने फिजियो में एमसीक्यूज किए हैं, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो एंटेरोकाइनेज होता है पेंक्रियाज में? नहीं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुछ रैंडम पॉइंट्स हैं। रैंडम पॉइंट्स के अंदर जो है वो हमारे पास साइट ऑफ वॉल्वुलस बास दफा पूछता है। सिग्मॉइड वॉल्वुलस जो है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, जो कि वॉल्वुलस के अंदर होता है। कॉमन साइट जो है वो सेकंड, अगर कॉमन साइट की बात करें तो सिक्कम आती है। पहली सिग्मॉइड वॉल्वुलस है जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। प्लमर विंसन सिंड्रोम है, आप लोगों को पता है कि डिस्फेजिया के साथ आया, आयरन डेफिशिएंसी के साथ आया, और एसोफेगल वेब्स के साथ आया, तो प्लमर विंसन है। और प्लमर विंसन जो होता है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को एनहांस करता है एसोफेगस के अंदर। और एडिनो कार्सिनोमा कौन सी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है एडिनो के लिए? बैरेट एसोफेगस, ठीक है। HCC के लिए ट्यूमर मार्कर कौन सा होता है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर AFP, ठीक है, AFP। फिर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अपेंडिक्स पूछते हैं, रेट्रोसिकल अपेंडिक्स मोस्ट कॉमन साइट होती है। इसके अलावा हशबर्ग डिजीज आ सकती है, ठीक है। हशबर्ग डिजीज में ए गैंग्लियंस होते हैं, ठीक है, ए गैंग, वेरी गुड, AFP।
ठीक है। ए गैंग्लियॉन्स होते हैं, हर्शबर्ग डिजीज बच्चों के अंदर होती है। इसके अंदर जो एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स होता है उसकी वजह से, न्यूरल सेल माइग्रेशन की वजह से फेलियर जब हो जाता है उनकी माइग्रेशन का, तो ए गैंग्लियॉन होती है। जब ए गैंग्लियॉन होगी तो जाहिर है फूड आगे मूव ही नहीं करेगा। अगर आपके पास इंटेस्टाइन का एंड जो है वो ए गैंग्लियोनिक होगा तो आगे कैसे मूव करेगा? अगर उसको न्यूरोनल कोई स्टिमुलेंस स्टिमुलेंट ही नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे मूव करेगा? तो इसलिए एक स्टैंडर्ड ऑफ ब्राह्मण होता है। बच्चों ने जो है वो स्टूल पास नहीं किया होता, ठीक है। मिकोनियम पास दफा आ जाता है कि मिकोनियम नहीं है, और इसके अलावा यही हिस्ट्री आती है, ठीक है, हर्शबर्ग डिजीज की। तो एक गैंग्लियोनिक होता है या गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अच्छा, जो स्टिटोरिया कल हमने पढ़ा था, स्टिटोरिक एक हमने सेक्रेटरी डायरी और ऑस्मोटिक डायरी पढ़ा था। अच्छा, स्टिटोरिया क्यों होता है हमारी बॉडी में? स्टिटोरिया क्यों होता है? स्टूल को स्टिटोरिया क्यों कहते हैं? कब होता है ये? फैट अब्जॉर्प्शन नहीं होती। पैंक्रियाज का कोई एंजाइम है जो कि फैट अब्जॉर्प्शन पे फर्क करता है? हाँ, पैंक्रियाज एंजाइम डेफिशिएंसी। तो जब बॉडी में कंप्लीट या स्क्वेयर स्टिटोरिया की बात करें तो आपको याद आ जाएगा कि पैंक्रियाज में लाइपेज था जो कि फैट की एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और अगर स्क्वेयर स्टिटोरिया हो रहा है तो उसमें टोटल पैंक्रियाटेक्टमी हो गई है। पैंक्रियाज रिमूव कर दिया गया है जिसकी वजह से स्टिटोरिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, टाइफाइड के टेस्ट का पता है? टाइफाइड के टेस्ट का निमोनिक याद कर लो, बासु। बासु, BASU, बासु। ठीक है, बासु याद कर लो। बी फॉर द ब्लड, पहले वीक में आपने कराना है। ए से जो है वो हमारे पास जो एंटीजेंस है उसके अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज में वो विडाल टेस्ट जो होता है ना वो होता है, ठीक है। एस से स्टूल आपने चेक करना है, यू से जो है वो यूरिन में चेक करना है, ठीक है। तो बासु के निमोनिक से याद रखना है हर एक हफ्ते में कौन सा टेस्ट कराना है। दूसरा, जो टाइफाइड के जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पायर्स पैचेस में 1 से 4 हफ्ते में जाके रहता है। पायर्स पैचेस किधर होते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। पायर्स पैचेस में जाके रहता है 1 से 4 हफ्ते में, और गॉल ब्लैडर में 4 हफ्तों के बाद पहुंचता है, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास इस तरह पेशेंट भी आए तो ये बात जब आप पूछते हैं कि जो टाइफाइड रिजाइड है वो पायर पैचेस में कितनी देर में जाता है और वो गॉल ब्लैडर में कितनी देर में जाता है, ठीक है। तो ये MCQ जाता है, ये याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जिसके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ में होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सेकंड डे से शुरू हो जाता है, ठीक है। जो बच्चों को आम अमूमी तौर पर जो जॉन्डिस होता है दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और वो आपको हिस्ट्री भी यही देंगे कि एक दिन के बाद ये हुआ, ठीक है। पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, पहले दिन बिल्कुल ठीक था बच्चा, अगले दिन से वो जो है ना वो पीला पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। फिर एक आता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस और दूसरा आता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस का ये मतलब है कि ब्रेस्ट फीड की वजह से बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है, उसके अंदर वो 3 to 15 डेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करता है। लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है कि मिल्क सही नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या है कि आप या तो मिल्क की अमाउंट पूरी नहीं दे पा रहे हो बच्चे को, तो उस सूरत हाल में क्या है कि 1 to 12 वीक्स के अंदर नॉर्मल ब्रेस्ट फीड के साथ बच्चे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ठीक है। और फीडिंग के अंदर 3 to 15 डेज ऑफ लाइफ में जो है वो आ रहा होता है, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ जो है वो प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मल ब्रेस्ट फीड के साथ, तो 1 to 12 है। ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, फीड नहीं आप सही करा रहे हो, तो वो 3 to 15 डेज ऑफ लाइफ के साथ आ जाए, ठीक है, ओके। चले, सही है। अच्छा, अब MCQ स्टार्ट करें या कल करें MCQ? बता दें अभी, क्योंकि मोस्टली तो हमने चीजें कवर कर ली हैं।
किसी का यहाँ यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे बताएं अभी, ताकि इसको हम क्लियर कर लें। ठीक है, अगर किसी का कुछ रह गया कि इसमें समझ नहीं आई ये क्या टॉपिक है वो। ठीक है, ओके। अच्छा, एमसीक्यू। अच्छा, कल है वैसे संडे, ठीक है। इफ यू वांट टू डू एमसीक्यूज टुमारो, तो कल मैं थोड़ा सा टाइम चेंज करूंगी। मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। टाइमिंग तो मेरे पास है, मुझे एक दफा कल की जो है ना वो टाइमिंग भी बता दीजिएगा कि क्या है, ठीक है। 3 बजे एग्जैक्ट तो आपकी क्लास नहीं होगी, तो थोड़ी सी टाइम आगे पीछे करूंगी थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरा, नहीं मॉर्निंग में मैं फ्री नहीं हूँ, कल मेरी मॉर्निंग ईआर है, तो मॉर्निंग में तो मैं फ्री नहीं हूँ। मैं आपकी इवनिंग में ही क्लास रखूंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली शाम 10 बजे तक भी बात जा सकती है। जो आप मुझे बता दीजिएगा टाइमिंग का, मैं आप लोगों को 3-4 घंटे पहले ही इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। एक बार, हाँ मैं बता दूंगी। हाँ, रीड करें साथ साथ, थ्योरी बुक रीड करें साथ साथ। थ्योरी नहीं रीड करोगे तो कोई फायदा नहीं है इस सब के पढ़ने का। अच्छा, और एमसीक्यूज फिर हम कल ही करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना, उसके अंदर आपके पास ब्रोंकिक्टेसिस के साथ आएगा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के साथ, ठीक है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपके पास पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की बात वो कर सकता है, ठीक है। और उसके अंदर ये सब आता है, ठीक है। जो गियार्डियासिस है वो ऐसा डायरिया है जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी कुछ नहीं करती हैं। यार बाज दफा लिखते हैं कि रिसेंट हमारे पास जो है ना वो सेल्स आ रहे हैं, तो वो हमारे पास गियार्डियासिस में आ रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है वो एंटीबायोटिक उस पर कोई असर नहीं कर रही होती, ठीक है। और ग्लूटेन जो सेंसिटिविटी है, अगर ग्लूटेन फ्री डाइट देने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, एंटीबायोटिक देने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो उस सूरत हाल में भी गियार्डियासिस ही होता है, ठीक है। हाँ, एमएनएस और रफी दोनों ही करनी है आपने, जाहिर है थ्योरी बुक भी करनी है और रफी तो करनी करनी है। चलो ठीक है, सही है। कल मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आप लोगों को, कल इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे, ताकि परसों के दिन आप लोग जो है ना वो इसका टेस्ट जीआईटी का सॉल्व कर रहे हो, ओके। तो ये इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक दफा, और कल हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।